हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए संपूर्ण जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और एक घटना चक्र की बुक है, इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी, जो लोग नए जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवण मृदोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। जलोद्भिद का मतलब ये है कि जो पौधे जल में उगते हैं, एवं लवण मृदोद्भिद का मतलब ये होता है जिस मृदा में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, श्वसन मूल पाए जाते हैं पौधों में। आलू में अच्छियाँ कायिक प्रवर्धन में मदद करती हैं। आलू की जो आँखें होती हैं वो किस में मदद करती हैं, कायिक प्रवर्धन में। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें आत्पोभिद या फिर हेलियोफाइट्स कहते हैं। अब देखो, कई बार क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि हेलियोफाइट्स का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे हम लोग आत्पोभिद या फिर वो पादप जो सूर्य के प्रकाश में विकसित होते हैं उन्हें बोला जाता है आत्पोभिद या फिर हेलियोफाइट्स। राइबोजियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। पराग कोश पुष्प का वह भाग होता है जो परागकण पैदा करता है। अगला पॉइंट हमारा है, अधिक पैदावार वाले पौधे संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। कैसे? संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईख या फिर गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। इसे आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पत्तों में असंख्य रंध्र होते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों, पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। अगला पॉइंट है, जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होती हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोफेरा एक कीटहारी पादप मांसाहारी पादप है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। क्रोकस पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केफर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके पौधे को? क्रोकस एक प्रकार का पौधा होता है, उसके जो पुष्प में धागे जैसे महीन भाग होता है उसको केफर के रूप में यूज किया जाता है। पुष्प का पुरुष हिस्सा पुंकेसर तथा स्त्री हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में ही तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा मुक्ता है। नाइट्रोजन कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने के कारण यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, उसके बाद ड्रेफोरा जो होता है, ये सब कैसे होते हैं? और एक और नोट के लीजिए, नेपेंथिस ये पौधे जो होते हैं
ये सारे पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस ऑक्सीजन है। पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल, जस्ता पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तथा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दीर्घ पोषक तत्व हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय की क्रिया है। सीसा, जिसे लेड भी बोलते हैं, धातु बड़े शहरों की वायु को अधिक प्रभावित करता है। एक पाचकीय तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, जिसमें केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबड़ के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होती हैं। पेट्रोल के जलने में भी CO2, CO, SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती हैं। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री जीव प्रवाल है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करे उसे जलचर तथा आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म तथा सेल की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि जीवाश्म तथा सेल की जो है आयु हम लोग कैसे पता करते हैं, तो बताएंगे हम लोग कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। किस किस पर? विशिष्ट वनस्पति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? मिट्टी पर, वर्षा पर और तापमान पर। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है, जो पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो बताएंगे हम लोग पुष्पकली से। किससे? पुष्प की कली से। अगला पॉइंट हमारा है, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया है। इसे सामान्यतः वाटरमिल अथवा डकवीड के नाम से जाना जाता है। यह जलीय पौधा है। अफीम के पौधे को फल आवरण या कैप्सूल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10-15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग होती है। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। कुनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि कुनैन कहाँ प्राप्त होता है, तो बताएंगे हम लोग सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश काई कलिका होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं जो पान की लता में बनती हैं? आरोही जड़ें। अपस्थानिक जड़ें पर्वसंधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण को परागण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि पादपों में जो है जल किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, बताएंगे हम लोग मूल रोमों द्वारा। अगर वही पूछा जाए कि खनिज लवण किस क्रिया द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तो बताएंगे हम लोग परागण द्वारा। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बाफ एक अत्यंत उपयोगी घास है।
यह घाव का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। टमाटर, लाल मिर्च, तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनॉइड है। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। किस्कोग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने के लिए। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला पॉइंट हमारा है, सैकरीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फाइमलीन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और अगला पॉइंट हमारा है, निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफी व चाय तथा पिपेरिन काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो बताएंगे हम लोग निकोटीन। थीन व कैफीन जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है, और कैफीन जो होता है ये भी कॉफ़ी व चाय से प्राप्त होता है, और जो पिपेरिन होता है वो पाया जाता है काली मिर्च से। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। कैरोलियस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लाख का स्त्रवण सुर्ख रंग की मादा कीट लेस्फर लक्का करती है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख रूप में होता है वो डी ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज होता है। यह एक मोनोसैकोराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण है। लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। लीवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है जो व्यक्तियों को तरोताज़ा रखने में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। एक जैव उर्वरक जीवित सजीव सूक्ष्मजीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। अगला पॉइंट हमारा है, राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और नीलहरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक हैं। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद्य मिट्टी या ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे ह्यूमस या फिर खाद्य मिट्टी कहते हैं। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक होता है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मशरूम की खेती इनमें किस किस चीज़ में उपयोगी होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। किसमें? बायोगैस उत्पादन में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में, कैंसर के निदान में। रबड़ से राल को अलग करने के लिए एस्टोन रसायन का उपयोग किया जाता है। रबड़ से राल को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्टोन रसायन का। तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? शाक की श्रेणी में आता है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। कोयला एक जैव फल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। कोयला क्या एक प्रकार का जैव फल है और जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर ईस्ट का उपयोग होने के कारण यह एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। दाद कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। दाद जो हो जाता है किसकी वजह से होता है? वो कवक की वजह से होता है या फिर फंगस जिसे बोलते हैं। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में
करने से पौधे में फास्फोरस की कमी दूर की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी एवं उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक होता है। किसी बीज को अंकुरण करने के लिए उसमें से ऑक्सीजन, नमी और उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। मूंगफली पौधों के फल भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय के आधार पर किया जाता है। पौधों में रस आरोहण चढ़ाव जाइलम के माध्यम से होता है। पौधों में जो रस होता है उसका चढ़ाव किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। गेहूँ झगड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा है। गेहूँ की जड़ें किस प्रकार की होती हैं? झगड़ा प्रकार की होती हैं। झगड़ा रेशेदार जड़ें होती हैं। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने के कारण केशकत्व होता है। पौधों में जो जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचता है वो होता है किसकी वजह से? केशकत्व की क्रिया द्वारा। अदरक रूपांतरित तना होता है। अदरक क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। अदरक भूमिगत खाद तना है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होते हैं। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है वनस्पति तेलों का वनस्पति घी में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फाफा फेबिएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया में ल्यूफन घास के नाम से जाना जाता है। किसको ल्यूफन घास के नाम से जानते हैं? अल्फाफा को। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में लाल गुलाब काला दिखाई देगा। अगला पॉइंट दिया गया हमारा प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के सहयोग से होती है। प्रोटीन की रचना किससे होती है? 20 अमीनो अम्लों के सहयोग से होती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि एंजाइम क्या होते हैं, तो बताएंगे हम लोग प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। किसने? कुहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है जिसका पीएच मान होता है 7.6 लगाकर 8.6 तक। पित्त क्या होता है? हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन, मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान होता है 6.8। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। अन्न में स्टार्च मंड की प्रचुरता होती है। किसकी? स्टार्च जिसे मंड बोला जाता है उसकी अन्न में प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थिति होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और अगला पॉइंट दिया गया हमारा यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्त्रवण, अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। ये सारे कार्य होते हैं किसके? यकृत के। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फास्फेट है। अस्थियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। क्या है? वसा। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है।
अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है, और जबकि माल्टोज वो है वो अनाज से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा है, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है, खून के जमने में मदद करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चौवर्णक दांत पाए जाते हैं। चौवर्णक मतलब चबाने वाले। हेपेटाइटिस जिगर का एक रोग है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। मक्खन क्या होता है? तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाता है प्रोटीन पाचन क्रिया के दौरान। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, आयरन की कमी से अरक्तता या फिर एनीमिया हो जाती है, या फिर जिसे बोलते हैं खून की कमी हो जाती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पे कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। जो विटामिन D होता है वो कैसा है? यह वसा में घुलनशील होता है या फिर विलेय होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन D मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कई पेपरों में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E तथा विटामिन K ये होते हैं वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। सिट्रिक फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। सिट्रस फल का मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन है। और विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी और जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या होता है? रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और यह रक्त के स्कंदन में रक्त के जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः फैक्ट्री फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के द्वारा जो यकृत तेल, मछलियों के यकृत से जो तेल निकाला जाता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। निफानता या फिर रतौंधी मनुष्य में विटामिन ए की कमी से होती है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होती है वो पाई जाती है आंवला में। सागों, हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा या फिर आयरन है। सामान्यतः मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। किसकी? सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORF घोल द्वारा की जा सकती है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो जो रक्त का शोधन कैसे किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग अपोहन या फिर डायलिसिस विधि से। अगला पॉइंट हमारा दिया गया यहाँ पे, वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो उर अस्थि जो जांघ में पाई जाती है, तथा सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज कान की होती है। कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी उसका नाम है स्टेपीज। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अस्थि भवन कहते हैं नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियाँ होती हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एम्फीबिया उभयचर प्राणी में कंकाल नहीं होता है। एम्फीबिया मतलब क्या होता है? उभयचर, जो जल और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं उसे बोलते हैं उभयचर। इन प्राणियों में क्या होता है? बहिकंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकल दाढ़ या फिर तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दाढ़ होते हैं। कितने होते हैं? 4 अकल दाढ़ होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ दंतवल्क इनेमल है। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। सपाट अस्थियाँ खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या 20 से 40% होती है। लिम्फोसाइट क्या होती हैं? कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 20 से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं।
और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग किसके कारण होता है? यूरिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है? एक जगह पर एकत्र हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि या फिर जिसे एंड्रिलन ग्रंथि कहते हैं का संबंध रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। ए हो गया, बी, फिर उसके बाद ए बी तथा ओ। रक्त के 4 जो प्रमुख समूह होते हैं कौन कौन से होते हैं? ए समूह होता है, बी होता है, फिर उसके बाद ए बी होता है और ओ समूह होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी पारा होता है जिसमें 120 मिमी पारा सिस्टोलिक और 80 मिमी पारा डायस्टोलिक होता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैग्नोमीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैग्नोमीटर के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एंड्रिलन ग्रंथि से एंड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। क्या होता है? अगर कि किसी शरीर में जो है खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए जो वर्ड बोला जाता है उसे बोलते हैं इस्कीमिया। क्या होते हैं? इस्कीमिया मतलब किसी इंसान में खून की कमी हो गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रुधिर में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व साल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंटीथ्राम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 200 मिलीग्राम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, अगर इसका स्तर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट हमारा है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है जिसमें प्लाज्मा होता है 55% और उसके बाद रुधिराणु जो होता है वो होता है 45%। संयोजी ऊतक क्या है ये बताया जा रहा है कि रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? रुधिराणु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 तथा इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने सबसे पहले खोज की थी रुधिर परिसंचरण की। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं। लसिका कोशिकाएं रोगों के प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, हृदय शरीर का एक अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने के कारण थ्राम्बिन होता है। रक्त के थक्के किसके कारण जमते हैं? थ्राम्बिन के कारण। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो बताएंगे हम लोग फुफ्फुस शिरा कहते हैं उसे। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टरों के पास
वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है और यह मुख्यतः यूज की जाती है कहाँ पे? चीन में। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में सुई जो होती है वो चुभाई जाती है और उसी उसी से क्या होता है? मनुष्य का इलाज किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91-92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है, हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। किससे? विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है हीमोफीलिया। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट, जिन्हें वाल्व भी कहते हैं, लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बताएंगे हम लोग अस्थि मज्जा में होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। अगला पॉइंट है, हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति हृदय का समान अवस्था में 72 से 75 बार प्रति मिनट तथा भ्रूण की अवस्था में लगभग 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। जो किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय जो होता है वो सामान्य अवस्था में लगभग 72 से 75 बार, और भ्रूण की अवस्था में, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, भ्रूण का मतलब जब वो क्या होते हैं, जो जब एक हिसाब से जब जन्म भी नहीं लेते हैं तब कितने बार धड़कता है? 150 बार धड़कता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ये क्वेश्चन इस तरीके कई बार पूछा गया है कि जो है ईसीजी किससे संबंधित होता है, तो बताएंगे हम लोग हृदय से। किससे से संबंधित है? हृदय से संबंधित है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचाने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगला पॉइंट हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड कहाँ पर स्थित होती है? गर्दन में हमारे वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका काम आधार उपापचय दर को बढ़ाना होता है। क्या काम होता है? आधार उपापचय दर को बढ़ाना होता है थायरॉक्सिन हार्मोन कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक या फिर जिसे जस्ता बोलते हैं पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बैटिंग और बेफ्ट ने वर्ष 1932 में किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बैटिंग और बेफ्ट ने। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। अजैविक ग्रंथि या फिर जिसे एंड्रिनल बोलते हैं से एंड्रिनेलिन और नार एंड्रिनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। संघर्ष या पलायन हार्मोन किसको कहते हैं? एंड्रिनेलिन को। किसको? एंड्रिनेलिन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अतिसक्रियता के कारण होती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है
श्वेत ग्रंथियाँ स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? स्तनी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनकी त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कारण ताप नियंत्रण होता है। क्या होता है? ताप का नियंत्रण करना होता है मुख्य काम जो है श्वेत ग्रंथियों का। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह जिसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं वो रोग हो जाता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अंडाशय केवल स्त्री में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्णांधता में जो मनुष्य कौन कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एस्टेबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। और अगला पॉइंट हमारा है, व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष होता है। व्हेल, सील एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता। अकशेरुकी में नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकी में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड या फिर पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। बतख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, चमगादड़ कार्डेटा संघ का प्राणी है। इसमें पराश्रव ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्रायसिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले भारत का एकमात्र कपि गिब्बन है। व्हेल एक नियततापी प्राणी है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, पैंथेरा टाइग्रिस को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। बाघ वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को आयुष्यन की रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है। जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मल जल का है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। अगला पॉइंट हमारा है, जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहानसन ने की थी। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। अगला पॉइंट हमारा है, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन का उपयोग कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस से संक्रमण से होता है। पीत ज्वर कैसे होता है, एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फाइलेरिया के लिए वुचेरेरिया ब्रैंकोस्टाई नामक सूत्रकृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसे फाइलेरियोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, एड्स समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क, रक्तदान इत्यादि द्वारा फैलता है। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, दांत की बीमारी ट्राइकोफाइटन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटनी द्वारा प्रसारित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु
DPT का टीका लगाया जाता है। रोहिणी या फिर गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणुओं द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है, जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। पीलिया यकृत का एक रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। और अगला पॉइंट हमारा है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। मलेरिया रोग कैसे होता है? प्रोटोजोआ के कारण, और उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। ये कई रोगाणुओं के वाहक होते हैं। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीताकृमि, जिसका नाम फैसियोला हिपैटिका भी है, भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है दूध के दही रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। क्लोरोक्वीन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है गोलकृमि या फिर सूत्रकृमि से बोला जाता है। एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। उसके बाद चिकन पॉक्स विषाणु कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया यहाँ पे एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्रज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। एथलीट फुट रोग के कारण कवक फंगस होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। भूजल जो होता है पेयजल का सबसे बढ़िया स्रोत होता है क्योंकि क्या होता है इसमें से आर्सेनिक की मात्रा बहुत कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें पेप्टाइड मिलेटिन उपस्थित होता है। अगला पॉइंट हमारा है मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट एक प्रकार के विषाणुओं वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय भैंस बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग? अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे रिंडरपेस्ट रोग। ये किसमें होता है ज़्यादातर? जिनके फटे हुए खुर जैसे कि गाय भैंस बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग होता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम केराटिन है। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, यह एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने किया। तो ये सारे जितने भी पॉइंट दिए गए यहाँ पे जीव विज्ञान के जितने पॉइंट जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पॉइंट दिए गए थे वो सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं। नंबर 1 है गुरुत्वीय बल और उसके बाद नाभिकीय बल। दो न्यूट्रॉनों के बीच कितने आकर्षण बल होते हैं? 2 आकर्षण बल होते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। अगला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों में की थी। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है
जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। सर्वाधिक ऋण विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है फ्रांसियम। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। रासायनिक गुण कैसे तय किए जाते हैं? कि नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या या भी परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन में होता है धनावेशित आवेश, धनावेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। किसका योग? न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनिक संख्या के योग को उसका द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनिक की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसको? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। और एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? अयस्क होते हैं बॉक्साइट, फिलास्फर, क्रायोलाइट आदि। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपसे बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताएंगे एल्यूमिनियम का, या फिर फिलास्फर, क्रायोलाइट, ये भी एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पीतल, तांबा और जिंक जस्ता भी बोलते हैं इसको। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। किसका रूप है? तांबा और जिंक को मिलाकर ही पीतल बनाया जाता है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद या फिर इसे पारा बोला जाता है। पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। जंग लोहे के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है, उसमें जैसे समुद्र जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। जिस जल में क्या नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे क्या होता है कि लोहे में जल्दी जंग लगता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। किसमें? कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जैसे कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत बताना है तो क्या करेंगे? 18 × 100/24, 18 × 100/24 बराबर आ जाएगा 75% हमारा। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यफद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और जिंक की परत पर चढ़े लोहे को गैल्वनीकृत कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया कि लोहे की चादर पर, यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? तो बताएंगे हम लोग यफद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। और जो जिंक की परत पर चढ़े लोहे को क्या बोलते हैं? जब उसके बाद उसमें से जिंक की जो परत चढ़ा दी जाती है उस लोहे को बोला जाता है गैल्वनीकृत लोहा। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीफ लगाना या फिर जस्ता चढ़ाना लाभकारी है।
मुद्रा धातुओं की विद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। किसकी विद्युत चालकता सबसे उच्च होती है? मुद्रा धातुओं की। सिल्वर की विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। विद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती चांदी की, फिर तांबा की, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की। कांफा जिसे ब्रांज भी बोला जाता है, तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। किसको? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaFO4 इंटू 2H2O, मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम का फार्मूला बताइए, तो बताएंगे हम लोग CaFO4 इंटू 2H2O। सीमेंट की खोज जोसेफ एफिडन ने 1824 में की थी। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 75% फ्लाई ऐश पाया जाता है, जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की स्त्री में अब्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अब्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है, जो कपड़ों को प्रेस कर देती है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह कार्बन का अपरूप होता है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण को रोजिया में घुल जाता है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सोना किस में घुलता है, तो बताएंगे हम लोग एक्वारोजिया में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टांका या फिर फोल्डर टिन एवं सीसा की मिश्र धातु है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद या फिर पारा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे कि दूध, पाशुकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 द्वारा निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर आसवन विधि जो है वो प्रयोग में लाई जाती है समुद्र के जल का शोधन करने के लिए। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है K2FO4 इंटू Al2FO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O। फिटकरी जो है रक्त स्त्राव को रोक देती है। इसका कारण स्कंदन होता है। किसके कारण? स्कंदन के कारण जो फिटकरी होती है वो रक्त को बहने से रोकती है। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। आशुद्ध जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु क्या होती है? विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण होती है। और आशुद्ध जल क्या होता है? जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को जल को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आसवन के द्वारा। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ओजोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है और ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। शुष्क बर्फ जो होती है किसका रूप है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है किसमें? अग्निशमन में। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, जलने में सहायक नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकल की उपस्थिति में संतृप्त अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्षारीय मिट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है उसे उपजाऊ बनाने के लिए, तो बताएंगे हम लोग जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो LPG से तो जो गंध आती है जिससे मालूम चलता है कि गैस लीकेज हो रही है उसमें मिलाया जाता है मरकैप्टन गैस। कौन सी? मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है, उससे जो गंध आती है उसके लिए है। LPG के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है जो अपेक्षाकृत हल्की गैस है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयुक्त किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पाइप्ड जो प्राकृतिक गैस होती है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग भोजन बनाने में या फिर घरों में प्रयोग होने वाले गीजरों में। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है तथा जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। रेयान को पहले कृत्रिम शुल्क कहते थे। कृत्रिम शुल्क या फिर कृत्रिम रेशा भी कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, रेयान एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब एक बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन CH2 = CH2 है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वेफ्लिन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार है। टेरिलिन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। रेशा या फिर फाइबर होता है जो बहुत कम मात्रा में क्या होता है? जलता है। न्यूनतम ज्वलनशील, जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलेन कहा जाता है। कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है कृत्रिम रेशा को। अगला पॉइंट हमारा है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त को दूसरा गिराया था नागासाकी में। कहाँ पे? नागासाकी में। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है।
नाभिक की ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। सभी मौजूदा नाभिक की ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला क्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। भारी जल जिसका फार्मूला होता है D2O, ग्रेफाइट या कैडमियम के क्षणों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, देखो भारी जल का भी यूज होता है, ग्रेफाइट और कैडमियम तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है मंदक के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। अगर इनमें तीनों ऑफर मिले तो हमें जो करेक्ट करना है वो करेंगे हम लोग भारी जल को। किसको? भारी जल को हम लोग करेक्ट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है D2O। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज वर्ष 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर ने की थी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। दिया फलाई की नोक पर लाल फास्फोरा लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश कहते हैं। पोटाश उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। किसका यूज? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। पीएच पैमाने में 0 से 14 अंक तक होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल जैसे नींबू का रस, तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सामान्यतः धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। खाने की सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मुख्यतः खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा, इसे कुकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। दिया फ्लाई बनाने में ला फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह होती है। अदाह मतलब ज्वलनशील नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्राय प्रयोग में नहीं लाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फार्मूला H2S होता है, एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है, तो बताएंगे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड में। वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में प्रयोग किया था। KMnO4, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? रोगाणुनाशी में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी
होता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36% और उत्कृष्ट गैस से लगभग 0.937% होती हैं। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो उसका आंसर हो जाएगा रेडान गैस। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले एवं विलियम रामसे ने की थी। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया होता है और इसमें से 46% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीफा या लेड प्रदूषित कर देता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वसा के साथ किसको उबाला जाता है? कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसका फार्मूला CaC2O4 पाया जाता है। ऊन तंतु का विकल्प लाइनान 66 है। किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस या बायोगैस का संगठन इस प्रकार है, जिसमें मीथेन 55% होती है, हाइड्रोकार्बन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश प्राप्त होते हैं इसमें से। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलम और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिसमें पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा क्या होता है? पराबैंगनी किरणों क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन कैसी प्रक्रिया होती है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अफ्रू गैस क्लोरोपिक्रिन, जिसे CCl3NO2 होती है, जिसका फार्मूला होता है CCl3NO2। बोन ऐश में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है। कैल्शियम उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है।
अगला पॉइंट हमारा है न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। तो न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन की परत चढ़ा जाती है। अब यहाँ देखो दिया गया है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। इधर व्यापारिक नाम दिया गया है, इधर रासायनिक नाम दिया गया है और इधर रासायनिक सूत्र दिया गया है। जैसे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला NaHCO3। दावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10th H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली साल्ट पिटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स, फार्मूला Na2B4O7 इंटू 10th H2O। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है इसको रासायनिक रूप में, फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है KMnO4। सोरा नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2O। चूने का पानी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होता है CaOH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला CaOCl.Cl। चाक या फिर चूना पत्थर या संगमरमर, इनका तीनों का सेम ही होता है, इनका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है CaCO3। उसके बाद अगला नौफादर का फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड, रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NH4Cl। लाफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, फार्मूला होता है N2O। गैलेना लेड सल्फाइड PbF फार्मूला। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CO2। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। अगला है हमारा सफ़ेद कशिश, जिसका फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं जिंक सल्फेट, फार्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। सिरका एस्टिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। एल्कोहल को बोलते हैं एथाइल एल्कोहल, फार्मूला होता है C2H5OH। वुड स्प्रिट का फार्मूला होता है CH3OH और रासायनिक नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। अगला पॉइंट दिया गया है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अपक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परीक्षण में परीक्षक के रूप में होता है। भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस मिथाइल आइसोनेट थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज किया जाता है, एथिलीन गैस का। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषकों जैसे प्रदूषक गैसों SO2 तथा NO2 के कारण होती है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनता है। हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 में सर हेनरिक कैवेंडिश द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट हमारा है गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल के शोधन में होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोमबत्ती
पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। किससे बनी होती है? पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है मोमबत्ती। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों सहयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। हाइड्रोजन वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में कौन परिवर्तित करता है? निकेल परिवर्तित करता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड। क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड है। अब यहाँ पे घटना चक्र बुक में जितने पॉइंट दिए गए थे वो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण भौतिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद रसायन विज्ञान एक वीडियो में, फिर एक वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और एक घटना चक्र की बुक है, इसकी पूरी बुक की जो है प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनाई गई सीरीज वाइज, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया गया है हमारा। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया गया है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है। जैसे कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है। कौन सी नियम के अनुसार होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। उसके बाद अगला पॉइंट है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। किसका नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है प्रिंसिपिया पुस्तक में। अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है तो बताएंगे हम लोग न्यूटन। उसके बाद अगला पॉइंट है, न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम के संयोग से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का किस नियम से प्राप्त होता है तो बताएंगे हम लोग द्वितीय तथा तृतीय नियम से। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। और आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल, और जिसे बोला जाता है समय परिवर्तन भी बोला जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे डिफिनीशन नहीं पूछी जाती ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है कि किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंदूक से दागी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होगी तो बताएंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, जो उदाहरण दिए गए, जैसे कि तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा होगी? तो इसमें से होगी गतिज ऊर्जा। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हमें याद रखने हैं। उसके बाद क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। क्या होगा? क्रिया एवं प्रतिक्रिया अगर एक ही वस्तु पर क्रिया करे तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। किसके नियम की? जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। और वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है एनीमोमीटर का यूज? पवन का वेग मापने के लिए। उसके बाद शक्ति और ऊर्जा दोनों अधिक राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ? शक्ति और ऊर्जा दोनों अधिक राशियाँ हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सोने की शुद्धता की माप क्या है तो बताएंगे हम लोग कैरेट। और जो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट को होता है शुद्ध सोना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है या किस में मापा जाता है तो बताएंगे हम लोग बार में। किस में? बार में। तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार फायरिंग की विपरीत दिशा में धक्का मारती है। जैसे यहाँ पे जो तोप होती है
या फिर जो जैसे कि कोई स्टिक, कोई टीचर है किसी को डंडा मारता है तो क्या होता है, जैसे कि उसकी जो चोट लगती है तो जितनी तेज वो डंडा मारता है उतनी तरीके से जो उसका ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके विपरीत दिशा में उतना ही मतलब तेज फोर्स करते हैं, बल लगाते हैं। जैसे कि तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार फायरिंग की विपरीत दिशा में धक्का मारती है। जैसे बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब गोली आगे निकलती है तो पीछे को धक्का लगता है, वो इसी वजह से होता है, क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला पॉइंट हमारा है, एक फायदम का मान 6 फीट या फिर 1.8288 मीटर के बराबर होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये कैसी राशियाँ हैं, ये सदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियों में क्या क्या होता है, इनमें से परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये सारी राशियाँ कैसी हैं, अदिश राशियाँ हैं। किसी सदिश राशि का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अगला पॉइंट, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे देखो पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो त्वरण का मात्रक क्या है, तो बताएंगे हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं बल का मात्रक अगर पूछा जाए तो न्यूटन या फिर ऊष्मा, और कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। कौन से बल से, अभिकेंद्री बल से। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, और यहीं पे एक बल होता है अपकेंद्री बल। कौन सा बल होता है, अपकेंद्री बल होता है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, जो अपकेंद्री बल होता है तो उसमें जो दिशा होती है वो होती है केंद्र से बाहर की ओर। कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। और वहीं पे जो अपकेंद्री बल होता है उसकी दिशा कैसी होती है, केंद्र की ओर होती है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, अपकेंद्री बल mv² अपॉन r के बराबर होता है, जहाँ पर m का मतलब द्रव्यमान है और v का मतलब वेग तथा r का मतलब क्या है, त्रिज्या है। जड़त्व गुण का SI मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, यदि कोई वृत्ताकार मार्ग, ऐसे कोई मार्ग बना हुआ है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। कौन कौन से हैं, जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है, जिसे जनरेटर बोला जाता है। वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। कोई अगर घड़ी है उसकी क्या है, लोलक की लंबाई अगर बढ़ाई जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल कहते हैं। जैसे कि कोई स्प्रिंग होती है उसको क्या किया गया, उसको खींचा गया, उसके बाद जब वापस वो अपनी स्थिति में जाती है तो में जो बल लगता है उसे बोला जाता है प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सीधे प्रणाली में
इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व क्या है? वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था और कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट दिया गया है कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अपान समय। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। दाब की एफआई इकाई पास्कल है। दाब को किस में मापते हैं हम लोग? पास्कल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द्रवों में पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के मध्य सफंजक बल है। क्या पृष्ठ तनाव के कारण द्रव में क्या होता है? सफंजक बल। सफंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक ही प्रकार के अणुओं का बल काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलेंगे हम लोग सफंजक बल। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैसे कि एक कोई क्या है बर्तन कोई है, इसमें से उसमें पानी पड़ा हुआ है और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी जगह पे बर्फ़ रहती है तो जितना जितना बर्फ़ पिघलती जाती है तो उसका क्या है जो जगह जो घेरे होती है बर्फ़ तो उसकी जगह भी क्या होती है? ज़्यादा होती जाती है, तो उसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। कौन सिद्धांत? अगर पूछा जाए कि आपसे उत्प्लावी बल या फिर उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, बताएंगे हम लोग आर्किमिडीज ने। पिघलने पर सामान्यतया ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका सफंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। पारा शीशे को नहीं बचा पाता किसकी वजह से? क्योंकि उसका जो सफंजक बल होता है पारे का वो असंजक बल से क्या होता है? अधिक होता है। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है ऊष्मा का संचरण। किस प्रक्रिया में? संवहन की प्रक्रिया में। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी या फिर 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। वाष्प किसमें परिवर्तित होती है? द्रव में परिवर्तित होती है। और किस क्रिया के द्वारा? संघनन क्रिया के द्वारा। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो सर्दियों के मौसम में पानी की पाइप लाइनें किस वजह फट जाती हैं, तो बताएंगे हम लोग क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। जैसे कि क्या होता है जब कोई बिजली चमकती है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो क्या होगा? वो बाद में सुनाई देगी, लेकिन जो उसकी लाइट होती है, वो जिसका प्रकाश होता है वो पहले दिखाई पड़ता है क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसी वजह से प्रकाश पहले दिखाई पड़ जाता है और उसकी जो आवाज़ होती है वो बाद में आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। जबकि कोई दर्पण है उसमें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तरंग के केवल आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करते हुए कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जाएगा कि एक कंपन पूरा करने में लगा समय जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो बताएंगे हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आंख तथा कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो लाल रंग जो होता है वो ज़्यादा फैलता नहीं, बिखरता नहीं है, तो इसकी जो रोशनी है वो बहुत दूर तक जाती है। विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मोटर वाहनों में पक्ष दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। जैसे कि अवतल दर्पण है कोई, उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच जो रखी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। साथ ही इसी दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का भी बनता है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इको फाउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। किस तकनीक द्वारा, इको फाउंडिंग द्वारा। उसके बाद एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का होता है जिसका तरंग दैर्ध्य 10⁻³ नैनोमीटर से कम होता है। अगला पॉइंट हमारा है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। उसके बाद अगर सबसे कम पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग, सबसे कम जो होता है वो होता है गामा तरंगों का, किसका, गामा किरणों का। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। क्या नहीं हो सकता, ध्रुवीकरण नहीं हो सकता जिनका, वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। प्रकाश जो कैसी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, आवृत्ति का स्थायी मात्रक हर्ट्ज है, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सापेक्षिक गति की व्याख्या कौन करता है, तो बताएंगे हम लोग डॉपलर का प्रभाव करता है। उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य कारण क्या है, तब भी बताएंगे हम लोग डॉपलर का प्रभाव। उसके बाद दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्पण कोण बनाता है जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। और दूरबीन का आविष्कारक कौन है, गैलीलियो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम किसने किया, रोमर ने किया था। उसके बाद पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण जो पानी में डूबी हुई छड़ होती है वो थोड़ा तिरछी दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मारीचिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि
ध्वनि तरंगे अपस्रव तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे परस्रव तरंगे कहलाती हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए आपसे कि अपस्रव तरंगे जो होती हैं वो कितने हर्ट्ज तक होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है अपस्रव तरंगे। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाले तरंगे होते हैं उन्हें बोलते हैं परस्रव तरंगे। और जो अगर एक क्वेश्चन और है कि श्रव्य तरंगे जिन्हें सुना जा सकता है, तो वो होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होते हैं उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, देखो वहीं पे फिर से दिया गया, अभी हमने बताया था आपको कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख में नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी को दूरदृष्टि है तो उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो बताएंगे हम लोग उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और जहाँ वायु दबाव कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया हमारा, लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यक्तिकरण से बने त्रिवी बीम को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनके द्वारा रंग परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रंग का परावर्तन कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो बताएंगे हम लोग लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। देखो पार्थिव विकिरण, जैसे बादलों वाली जो रात होती है, जैसे बादल जब होते हैं तो यहाँ जो ये क्या हमारी जो पृथ्वी है उसके द्वारा जो ऊष्मा जो निकाली जाती है तो वो क्या होती है, बादलों से टकराकर वापस आ जाती है यहाँ पे पृथ्वी पे। तो इसी वजह से जो बादल होते हैं, बादलों वाली रात क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है, जबकि खुले आकाश वाली रात्रि क्या होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है। और इसका वजह क्या होता है, पार्थिव विकिरण होता है। जो विकिरण जो निकलती हैं पृथ्वी से, पार्थिव मतलब वही पृथ्वी की जो विकिरण होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, आइंस्टीन को प्रकाश वर्धित प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? प्रकाश वर्धित प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। और यहाँ पे अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश वर्धित प्रभाव की खोज किसने की, तो बताएंगे हम लोग आइंस्टीन ने। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। अधिवर्ष या फिर पूछ लिया जाए लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का मतलब भी वही होता है कि जब फरवरी 29 दिन की होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे कि लाख, शीशा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अब्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। लॉर्ड लिफ्टन ने एंटीसेप्टिक का आविष्कार किया, एंटीसेप्टिक सर्जरी का, तथा आइंस्टीन ने किया था सापेक्षता के सिद्धांत का। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे किसी चालक तार का क्या प्रतिरोध जो है वो तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
धातुएं अच्छी चालक किस वजह से होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु वैद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत जो होता है वह उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में क्या है? असीमित ऊर्जा है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जिसमें दो डायोडों का संयोजन होता है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? अनंत होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। किसने? मैक्सवेल ने। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या, तो बताएंगे हम लोग कैलोरी। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय फलन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, और जबकि परमाणु बम जो होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। उसके बाद अगला पॉइंट है, रैम का आशय। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वहीं पर रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि जो कंप्यूटर की चिप बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग सिलिकॉन का। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला और सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। इस प्रभाव की खोज तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब रमन, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उन्होंने जब रमन प्रभाव की खोज की थी, कब की थी? 28 को की थी। तो उसी वजह से इनको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। किसकी निर्धारण में? आयु का निर्धारण करने में किया जाता है, रेडियो कार्बन और कार्बन 14 का। अगला पॉइंट हमारा है, वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघु गणक की संकल्पना की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने? जोसेफ प्रिस्टल ने। और मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट था। अगला पॉइंट हमारा है, क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर से मापी जाती है। नाटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। अब देखो यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्री दूरी मापने की इकाई बताओ, तो बताएंगे हम लोग नाटिकल मील। वहीं पूछा जाए कि समुद्र की गहराई मापने की इकाई बताओ, तो बताएंगे फैदोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। अगला पॉइंट दिया गया है, जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था, और जिसमें पहला गिराया गया 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में। उसके बाद 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में। ये जो दोनों डेट है ये आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। क्या था? अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। उसके बाद एक पॉइंट और दिया गया कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? कॉस्मोलॉजी के द्वारा। उसके बाद एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि अभी जो चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 23 सितंबर को, तो इस दिन से मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा।
तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट होगा, जिसमें जो भी पॉइंट दिए गए थे इसमें भौतिक विज्ञान के। उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग रसायन विज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।